जर्नल में एक कॉन्सेप्ट होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। कभी कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन ही इसी पे आ जाता है, और वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मंडे को जब आपका टेस्ट हो तो पूरा एक क्वेश्चन 6 to 8 मार्क्स इसी पे आ जाए। कुछ अलग नहीं, इसमें से 90% चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यस कुछ चीजें सीखेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्रीज का मतलब होता है कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर आप बुक्स को क्लोज कर रहे थे तो कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिसमें से सबसे पहले होती है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट एंट्री, आप पूरे साल जर्नल बना चुके हो, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप बुक्स क्लोज कर रहे थे तो कुछ एडजस्टमेंट करनी थी, सो दैट अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर और अक्रूवल अजम्पशन अप्लाई हो जाए, जो चीजें जिस पीरियड से रिलेट करती हैं उसी पीरियड में दिखाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस साल सामान खरीदा 10 लाख का, और उसमें से अभी सिर्फ 80% सामान बिका है, 20% बच गया, यस और नो? तो जो 20% बच गया वो तो नेक्स्ट ईयर बिकेगा। तो वो जो 20% सामान आपने खरीदा लेकिन इस साल बेचा ही नहीं, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए? करंट मतलब अक्रूवल अजम्पशन तो कहता है कि जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाना चाहिए, बट जो सामान आपने उस पीरियड में खरीदा, बेचा नहीं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, स्टॉक होता है ना इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर सामान आपका बच गया, तो जो बच गया वो तो अब नेक्स्ट ईयर बिकेगा। क्या उस साल उसका बेनिफिट आपने अवेल कर लिया जो सामान खरीदा था? नहीं, तो एक्सपेंस होता है, द बेनिफिट ऑफ विच गेट्स एग्जॉस्टेड, जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे चुका है। जो सामान बिका ही नहीं वो तो यूज ही नहीं हुआ, वो तो नेक्स्ट ईयर बिकेगा, नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू जनरेट करके देगा, यस और नो? तो पहली एडजस्टमेंट होती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही होता है कि जो सामान आपने उस साल खरीदा लेकिन बिका नहीं, बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक, उसको क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। हाँ, तो स्टॉक, अब आप एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एसेट इसलिए क्योंकि आपने कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, आपने रेंट पे किया 50,000, फिर बाद में पता चला कि इसमें से 1/5 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो फिर हम 1/5 उसमें से हटा के 1/5 प्रीपेड रेंट में डाल देते थे, एसेट में डाल देते थे कि मुझे इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आपने कुछ सामान खरीदा था, उसमें से 1/5 बच गया, तो अब वो आपको नेक्स्ट ईयर बेनिफिट डिराइव करके देगा? क्या उतना दोबारा खर्चा होगा? बस रेवेन्यू जनरेट होगा, तो अब वो आपको एसेट बन गया कि आपने तो सामान खर्चे दिखाए थे 10 लाख के, लेकिन अगर उसमें से 2 लाख बच गया तो 2 लाख आपके एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि बेनिफिट मैंने अभी डिराइव ही नहीं करा। जैसे अगर आपने रेंट पे किया था 50,000, आउट ऑफ विच 1/5 रिलेट्स टू द नेक्स्ट पीरियड, तो अगर आपने पूरा 50 दिखा भी दिया था तो 1/5 बाद में रिवर्स करना पड़ता, उस पीरियड का एक्सपेंस तो 40 माना जाता, 10 आपका एसेट माना जाता। सेम ऐसी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, छोटी 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 छोटी, जिसमें से सिर्फ एक नई है, सिर्फ और सिर्फ एक नई है, बाकी सब ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो एक नहीं है वो कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री। और आपको दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 50, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, दिमाग को समझो, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको कैलकुलेशन करनी ही नहीं, आपको वैल्यू गिवन होगी, वो पूछेगा जर्नल एंट्री क्या पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। एक सेकेंड, थोड़ा थिकनेस कम करेंगे। Adjustment entries are passed at the end of the year to make adjustments in the accounts so that the final accounts, आपके financial statements, final accounts किसको बोलते हैं? आपकी financial statements, income statement और position statement, so that the financial statements show true and fair financial performance of profit or loss, financial position। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? पहली, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मींस स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो सामान आपने खरीदा लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया, बिका नहीं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज वैल्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। मतलब ध्यान से देखना,
क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है कि उसका कॉस्ट प्राइस था 50,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी 70,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कुछ नहीं, आपका मार्केट प्राइस होता है। आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ सामान बच गया, उसकी वैल्यू थी 50,000, कॉस्ट प्राइस था 50,000, मार्केट प्राइस की अगर बेचोगे तो 70,000। तो कह रहे हैं फिर किस पे दिखाएं, स्टॉक को किस पे दिखाएं, 50,000 या 70,000? 50,000। stock will be valued at 50,000। ठीक है, अब एग्जांपल 2 क्लोजिंग स्टॉक का ही, कॉस्ट प्राइस 50,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस 40,000। तो किस वैल्यू पे दिखाएं, 50 या 40? मतलब कुछ भी हुआ ड्यू टू वट एवर रीजन, अब जैसे मास्क आपने खरीदे थे, आपके कॉस्ट प्राइस थी 50,000, अब माहौल ठीक हो गया तो नहीं बिक रहे मास्क, तो मास्क के रेट गिर गए, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है ना, अब उसकी डिमांड गिर गई, उसके रेट गिर गए। तो आपकी कॉस्ट थी 50 और उसके आज की रेट में मार्केट प्राइस है 40, तो जब आप स्टॉक दिखा रहे हो तो 50 पे दिखाओगे या 40? जल्दी 50, डेप्रिसिएशन नहीं, स्टॉक है ये, एसेट नहीं है। आंसर इज 40। वाई? अब ध्यान से देखना, स्टॉक विल बी, स्टॉक इज नॉट अ नॉन करेंट एसेट, डेप्रिसिएशन नॉन करेंट एसेट पे लगती है, गुड्स पे नहीं लगती। स्टॉक विल बी वैल्यूड एट ₹40,000। अब ध्यान से देखना लॉजिक, आप बता सकते हो अक्षता? वन लाइनर, कहानी नहीं, रीजन बताओ, एक लाइन में आंसर बताओ। हाँ तो वो क्या था? वेरी गुड। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is lower। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस? अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, provide for all the possible losses। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके कोई नुकसान होने वाला है तो उसको पहले से बुक्स में कंसिडर कर लो, अकाउंट्स में कंसिडर कर लो। तो आपके पास सामान पड़ा हुआ था 50,000 का, जो आगे जाके बिकेगा 70 का। कह रहे डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, जब बिकेगा तब सेल्स दिखाना 70 की, लेकिन अभी बिका है क्या? नहीं बिका, तो आप उसको 50 का ही दिखाओ। फिर आया कि कॉस्ट प्राइस है 50 लेकिन मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 40, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अगर आपको पहले से ही पता है कि उसकी वैल्यू गिर चुकी है तो फिर 50 पे क्यों दिखा रहे हो? आप अननेसेसरी इन्फ्लेट करके दिखा रहे हो अपने स्टॉक को। तो उसको डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है। तो किस पे वैल्यू करेगा, ये समझ आ गई बात? हाँ तो हुआ था वो, तो आप एक्सपेंस दिखा चुके हो। अब बात हो रही है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी वैल्यू क्या मानी जाए। ये कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन थोड़ी ना है, ये तो बस जो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर सामान बच गया, आप उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एक्सपेंस बैलेंस शीट में एसेट्स में ट्रांसफर में कर रहे हो। नहीं, आपने जितना भी सामान खरीदा था, आपने 50 लाख का सामान खरीदा था, वो तो आप ऑलरेडी एक्सपेंस दिखा चुके हो। अब जो सामान बच गया उसकी एंट्री हो रही है। सामान तो आप पहले से खरीद के बैठे हुए हो,
ये सामान खरीदने की एंट्री है या जो भी आपने सामान खरीदा था पूरे साल में, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, समराइज कर रहे थे, जो बच गया उसकी है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया उसकी है। तो दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन विद अ थर्ड पार्टी, दिस इज योर इंटरनल कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट एंट्री। आपने कुछ खर्चे दिखा रखे थे, उसमें से कुछ सामान है जो बच गया, अब जो उसकी वैल्यू है उतने पे ही दिखाओगे ना जो बच गया, ये थोड़ा ना कि मैंने कितने खरीदा था उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो अगर वो कम है तो उस पर दिखा दूंगा, लेकिन अगर आज के डेट में मार्केट प्राइस कम हो गया तो उस पर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की एक ही वैल्यू गिवन होगी, लेकिन अगर दो गिवन हो, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो आपको दोनों में से जो भी कम होगी वो लेनी है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कुछ भी नहीं दिखाना आपको, कुछ भी नहीं दिखाना आपको, जो वैल्यूएशन हो गई बस उस वैल्यू पे एंट्री पास हो जाएगी। अब जर्नल एंट्री क्या है, ये सब लॉजिक समझ आ गया। जर्नल एंट्री क्या है क्लोजिंग स्टॉक की, जर्नल एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्यों हो रहा है, आपके एसेट्स बढ़ गए, आपके एसेट्स बढ़ गए। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस उतने से रिवर्स करे जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट उतने एक तरह से एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर आपके खर्चे रिवर्स हो रहे हैं तो वो एक तरह से डिक्रीज इन एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब जो जो खर्चे होंगे वो एक्सपेंस डेबिट साइड पे दिखाओ। अब एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है तो ऑपोजिट हो गया ना, तो इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। आपने कुछ सामान खरीदा था, पूरा का पूरा करंट पीरियड का एक्सपेंस दिखा रखा था, उसमें से कुछ सामान बच गया, तो कह रहा है वो रिवर्स कर दो, उस पीरियड का एक्सपेंस मत मानो। कह रहे फिर क्या मानो, एसेट मानो, क्लोजिंग स्टॉक में दिखाओ, उसको वहां ट्रांसफर कर दो। ओके, नहीं नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ रेवेन्यू बोलना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, बिका है क्या सामान, बिका नहीं है। जो सामान मैंने खरीदा था, जो मेरे खर्चे हुए थे, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मैंने अभी अवेल नहीं करा, तो उतना मैं रिवर्स कर रहा हूं एक तरह से, उसको नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। रेवेन्यू होता है कि मैंने कुछ पैसे कमाए, ये क्या है, जो मैंने पैसे कमाए या जो पैसे मैंने ज्यादा खर्च कर दिए थे, उसमें से कुछ खर्चा अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, कुछ खर्चा मेरा अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तो बेटर एक्सप्लेनेशन इसको है क्रेडिट ही, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, एक एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की, जिंदगी भर यही रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग का लॉजिक ये होता है कि आप उतने एक्सपेंसेस एक तरह से रिवर्स कर रहे हो। ओके, इस वजह से वहां पे दिखाया जाता। इसमें इनकम जनरेट हो रही है या जो मैंने खर्चे दिखा रखे थे उन खर्चों को थोड़ा सा रिवर्स किया जा रहा है, आप ही ने बता दिया, ठीक है ना। तो खर्चों को इसलिए रिवर्स किया जा रहा है क्योंकि उसका बेनिफिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ, उसका बेनिफिट नेक्स्ट पीरियड में एक्सपायर होगा, इसीलिए हम उतना कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। तो पहली एडजस्टमेंट एंट्री एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री, बट बड़ी सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री, कोई वेरिएशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। बस दो केसेस हो सकते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक की एक ही वैल्यू थी और एक क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू थी, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जर्नल एंट्री में कोई वेरिएशन ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट टू ट्रेडिंग अकाउंट। Closing stock will be valued at cost or net realizable value, whichever is less. Its value is usually given as an additional information outside the trial balance. It is brought in the books of account to determine the correct gross profit or gross loss. Closing stock की adjustment entry, closing stock account debited to trading account. ये थी पहली एडजस्टमेंट एंट्री।